आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी 9th क्लास का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये पास्ट पेपर 2019 का है और आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया था जिसके 20 मार्क्स थे। तो सेक्शन बी के 33 मार्क्स हैं और टाइम अलाउड है 2 hours 40 minutes। तो ये टाइम सिर्फ सेक्शन बी के लिए नहीं है बल्कि ये टाइम सेक्शन बी और सी को मिला के टोटल टाइम यहाँ पे मेंशन है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 11 पार्ट्स, द आंसर टू ईच पार्ट शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 लाइन्स। यानी यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमने इनमें से 11 पार्ट सॉल्व करने हैं, यानी कोई से भी 11 पार्ट सॉल्व करने हैं और हर पार्ट के इक्वल मार्क्स हैं यानी 3 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर में तो आपने 11 पार्ट सॉल्व करने हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम अपनी आंसर शीट की तरफ जाते हैं। तो आंसर शीट में हमने सबसे ऊपर टॉप पे इस तरह सेक्शन बी लिखना है और नीचे उस पार्ट का नंबर लिखना है जिसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो हम आंसर देख लेते हैं। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है जबकि एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एम्ब्रियोज के बारे में और वो कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी की ब्रांच में क्या है, फिजियोलॉजी की ब्रांच डील करती है फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लस फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को भी फिजियोलॉजी की ब्रांच में स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट जिसमें के ब्रांचेस के बारे में हमने शॉर्टली डिस्क्राइब करना था तो हमने इस तरह ये अटेम्प्ट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई रोनाल्ड रॉस यूज्ड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इंस्टेड ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन मलेरिया। कि रोनाल्ड रॉस ने अपनी मलेरियल स्टडी के दौरान फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो रॉस जब अपनी स्टडीज के लिए यानी मलेरिया की स्टडी के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था बर्ड्स के ऊपर तो उसने सबसे पहले फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को यूज किया और इस मॉस्किटो को यूज करके रॉस को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो इसलिए रॉस ने क्यूलिक्स मॉस्किटोज की इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश किया और ये नतीजा निकाला कि क्यूलिक्स मॉस्किटोज जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट्स होते हैं इन एवियन मलेरिया, यानी बर्ड्स में जो मलेरिया होता है उसमें इंटरमीडिएट होस्ट्स होते हैं। इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड व्हाट ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट दिस सिस्टम। के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया था। तो हम आंसर देख लेते हैं कि क्या है। तो अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा शामिल था। तो अगर हम ऑब्जेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कुछ ऑब्जेक्शंस को हम शॉर्टली डिस्क्राइब कर लेते हैं। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में न्यूक्लिएटेड और ए न्यूक्लिएटेड यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद था और वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था उनको इकट्ठा प्रोटिस्ट ग्रुप के अंदर रखा जो कि इस सिस्टम का ड्रॉबैक था। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन या ड्रॉबैक की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंजाई को हैकल ने ऑटोट्रॉफिक एल्गी के साथ एक ही ग्रुप में रख लिया था। यानी बैक्टीरिया और फंजाई हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उनको ऑटोट्रॉफिक एल्गी के साथ एक ही ग्रुप में रखा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये ऑब्जेक्शंस थी। तो ऑब्जेक्शंस को लिखने के बाद हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। नेम एनी 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन पाकिस्तान। यानी हमने इसमें
पाकिस्तान के उन 3 एनिमल्स का जिक्र करना है जो कि क्या हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, यानी कि खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं। तो हमने अपने आंसर में सिर्फ उन 3 एनिमल्स को इनलिस्ट करना है, यानी उनका नाम लिखना है। तो 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं पाकिस्तान में एनिमल्स की? एक है मारखोर, दूसरा है एशियन ब्लैक बियर, तीसरी है इंडस डॉल्फिन। तो इस तरह से हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 5th पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5th पार्ट का क्वेश्चन क्या है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल्स? कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है? नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑल्सो राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन ईच ग्रुप, यानी हमने हर ग्रुप जो बताना है उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन भी लिखनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ सेल वॉल का बताएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है और इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे या अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमें हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हमने उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना भी है कि उनके अंदर सेल वॉल्स होती हैं और साथ साथ कंपोजिशन को भी बताना है। तो बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल्स। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल्स मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि जिसमें हमने कंपोजिशन बतानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में लिखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। और फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन, ग्लूकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह अगर प्लांट सेल की कंपोजिशन की बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पार्ट 5 को अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे हम पार्ट 6 को देख लेते हैं। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन से किस तरह रिलेट करता है। तो हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज एडेप्टेड टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी डबल लेयर्ड होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट इनेबल द शटलिंग ऑफ पायरुवेट फ्रॉम द साइटोसोल, यानी आउटर मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पायरुवेट की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब इनर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। अलावा ऐसा एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इस्तेमाल होता है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसका क्या फंक्शन है? स्मॉल स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन्स मैक्सिमाइजेज हाइड्रोजन ग्रेडियंट अपॉन प्रोटॉन एक्यूमुलेशन, यानी यहाँ पे जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब प्रोटॉन एक्यूमुलेट करेंगे, प्रोटॉन जमा होंगे, तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा पार्ट होता है। सेंट्रल कैविटी, यानी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो दरमियान वाली कैविटी होती है इसमें एप्रोप्रिएट एंजाइम्स होते हैं और इसकी पीएच जो होती है वो क्रेब्स साइकिल के लिए सूटेबल होती है, यानी फेवरेबल होती है। तो इसलिए यहाँ पे इन एंजाइम्स की मौजूदगी में और प्रॉपर पीएच की वजह से क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आके हमारा 6th पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन फॉलोइंग, यानी हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सिर्फ डिफाइन करना है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? आंसर में हमने शॉर्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिफाइन करना है। द पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर आयंस अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मूव करते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, पैसिव मूवमेंट कहते हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी को। और किसकी मदद से मूव करते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, खास किस्म की प्रोटीन होती हैं, उनकी मदद से जब मॉलिक्यूल्स इन और आउट मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम बी पार्ट को देखते हैं कि क्या है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं।
तो ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस पैसेज और डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर या दूसरे सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। इस तरह से ये बी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सी पार्ट को देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट अ ग्रेडियंट और एन ऑब्स्टिकल विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, यानी जब मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इस मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कहा जाता है। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करने के बाद हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है। तो दोबारा से अगर हम क्वेश्चन पेपर की तरफ आए तो यहाँ पे हम देखें कि हमने आज की वीडियो में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो हमने आज की वीडियो में सेक्शन बी में से फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो बाकी के 8 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हमने फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक का पास्ट पेपर सॉल्व किया है और हमने सेक्शन बी के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं।